नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे होता है, कैसे 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है और इसके बाद जो पश्चिम और पूरब के देशों के बीच जो व्यापार होता था जिस मार्ग से, उस पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। तो तुर्कों ने क्या कहा कि अब आप हमारे मार्ग से पूरब के देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो इसी में भारत की खोज की जाती है। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आते हैं और फिर भारत और पुर्तगाल के बीच एक व्यापारिक संबंध स्थापित हो जाता है। हम लोग यहाँ तक बात कर चुके थे। दोस्तों, हमने बताया था कि पुर्तगाल के जो शासक हैं इमैनुअल प्रथम, जब वास्को डी गामा भारत से जब सामान ले जाके बेचते हैं तो व्यापार में इतना लाभ होता है कि पुर्तगाल की राजधानी एक समय के लिए पूरे यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन जाता है और पुर्तगाल के जो शासक थे इमैनुअल प्रथम, उन्होंने अपने आप को वाणिज्य की उपाधि प्रदान कर दी थी। इसके बाद क्या होता है, आज हम लोग इस वीडियो में यही पढ़ेंगे। तो दोस्तों, 1498 के बाद 1500 ईस्वी में एक और पुर्तगाली बेड़ा भारत आता है। किसके नेतृत्व में? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रिल के नेतृत्व में। इनके अंतर्गत क्या होता है कि ये तो भारत से व्यापार करते ही हैं, इसके अलावा ये कालीकट के राजा जो थे, जिनकी पैतृक उपाधि जमोरिन की थी, उन्हें खुश करने का प्रयास करते हैं और इसके अंतर्गत एक गतिविधि इनके द्वारा होता है। ये अरबी जहाज को जो कि अरब सागर में था, उसे पकड़कर जमोरिन को गिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरह से देखिए कैसे ये खुश करने का प्रयास करने लगे हैं ताकि इन्हें और व्यापारिक छूट दी जा सके। तो दोस्तों, 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रिल भारत आते हैं और एक अरबी जहाज पकड़ के जमोरिन को गिफ्ट दे देते हैं। इतना ही इनके बारे में पढ़ना है। फिर होता है 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर से भारत आते हैं। हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर से भारत आते हैं और 1503 ईस्वी में कोचीन में एक पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी, तो उसका आंसर होगा कोचीन। कब हुई थी? तो 1503 ईस्वी में। दूसरी फैक्ट्री अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो दूसरी फैक्ट्री की स्थापना 1505 ईस्वी में कन्नूर में हुआ था। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि धीरे धीरे पुर्तगाली व्यवसाय जो है वो भारत में पैर पसार रहा था। तो जब भी आपका व्यापार बढ़ने लगे तो उस व्यापार को देखने वाला, उस व्यापार को नियंत्रित करने वाला कोई एक होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ भी होता है। जो पूरे पुर्तगाली व्यापार है उसके लिए पुर्तगाल का सरकार एक वायसराय बना के भेजता है। देखिए, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को वायसराय बना के भारत भेजा गया है। इनका कार्यकाल 1505 से 1509 ईस्वी तक है। इन्हें कहा गया था कि आप जाइए और अपने व्यापार को कायम कीजिए, आप शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार कीजिए, किसी से उलझना नहीं है, बस अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है। तो इन्होंने इसी बात का अनुकरण किया और शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार किया। तो जो ये प्रोसेस अपनाए, जो इनका व्यापार करने का जो पद्धति था, जो शासन करने का पद्धति था, उसे शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया है। आप इसको याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा कौन थे? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फिर इसके शासनकाल में एक और घटना क्या होता है कि 1508 ईस्वी में एक जगह है चौल, और चौल के पास इन्हें गुजरात, मिस्र और तुर्की की जो मुस्लिम सेना है उनसे हार का सामना करना पड़ता है। किन्हें? तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को। इस युद्ध में क्या होता है ना दोस्तों कि इनका पुत्र मारा जाता है। किनका? फ्रांसिस्को द अल्मेडा के। लेकिन ये तुरंत बैकअप करते हैं और 1509 ईस्वी में इन तीनों संयुक्त सेना को पराजित कर देते हैं। तो इनके शासनकाल में कुछ यही बातें हुई थी जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब एक और वायसराय आते हैं जिनका नाम है अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? अल्फांसो द अल्बुकर्क। इनका शासनकाल देखिए 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था कि 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना होती है। तो इसी कोचीन को इन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया। ये जो वायसराय थे अल्फांसो द अल्बुकर्क, वो कोचीन को अपना मुख्यालय बना लेते हैं। दोस्तों, आप एक आम की प्रजाति का नाम सुने होंगे, अल्फांसो आम। अल्फांसो आम अल्फांसो द अल्बुकर्क के नाम पर ही रखा गया था, क्योंकि उस आम की प्रजाति को भारत में इनके शासनकाल में ही लाया गया था। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो क्या होता है, कोचीन को इसने अपना मुख्यालय बना लिया और फिर क्या होता है कि 1510 ईस्वी में
आदिल शाही शासक से गोवा छीन लेता है। बीजापुर के एक आदिल शाही शासक थे, उनसे 1510 ईस्वी में ये गोवा छीन लेते हैं। तो जैसे ही गोवा छीनते हैं तो इनका किसी क्षेत्र पर शासन हो जाता है। तो इसी तरह से पुर्तगाली क्षेत्रीय शक्ति के रूप में यहाँ स्थापित हो जाता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि पुर्तगाल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित हो गया है। उसका किस क्षेत्र पे अधिकार हो गया है? तो गोवा पे उसका अधिकार हो गया है। इससे पहले क्या था? ये सब व्यापारिक कोठियां थी, फैक्ट्री था, लेकिन किसी क्षेत्र पे उनका अधिकार नहीं था। लेकिन 1510 ईस्वी में क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित हो जाता है, क्योंकि अल्फांसो द अल्बुकर्क आदिल शाही शासक से गोवा जीत लेता है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 1511 ईस्वी में मलक्का पर इन्होंने अधिकार कर लिया। किसने? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। मलक्का क्या है? तो मलक्का जो मसाला द्वीपपुंज है वो दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवेश करने का एक द्वार है। आप मैप में देख सकते हैं, ये देखिए यही मलक्का है और इस पे इन्होंने 1511 ईस्वी में अधिकार कर लिया। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि फारस की खाड़ी से व्यापारी जाते थे, तो फारस की खाड़ी में प्रवेश करने के लिए भी एक स्थान है जहां से फारस की खाड़ी के प्रवेश को नियंत्रित किया जा सके। उसका नाम है हरमुज। देखिए 1515 ईस्वी में इन्होंने हरमुज पर भी अधिकार कर लिया। 1511 ईस्वी में मलक्का पे अधिकार किया और 1515 ईस्वी में इन्होंने हरमुज पर भी अधिकार कर लिया। आप भूगोल में पढ़े होंगे हरमुज जल संधि किसके किसके बीच है? तो ओमान और ईरान के बीच है, जो अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ता है। और ये मलक्का स्टेट भी आप पढ़े होंगे। तो इन्होंने मलक्का और हरमुज, जो दो भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण स्थान थे, उन पे अधिकार कर लिया। दोस्तों इन्होंने बार बार प्रयास किया कि लाल सागर में जो प्रवेश द्वार है, जो अदन है, उस पर अधिकार किया जाए, लेकिन ये बार बार प्रयास करने के बाद भी अदन पे अधिकार नहीं कर पाते हैं। दोस्तों इनकी एक विशेषता यह थी कि ये भारत में ना पुर्तगाली साम्राज्य को बसाना चाहते थे, पुर्तगाली लोगों को बसाना चाहते थे, इसीलिए पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए उत्साहित करते थे और इन्होंने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को भी बंद कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक समाज सुधारक के रूप में भी इन्हें एक स्थान मिलता है भारतीय इतिहास में। इसके अलावा इनकी एक बुरी बात थी। इनकी बुरी बात क्या थी कि ये मुसलमानों को बहुत तंग करते थे। मुसलमानों को तंग करने के कारण ही पुर्तगाली साम्राज्य का विनाश का भी एक कारण बन जाता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये इनकी खासियत थी कि ये मुसलमानों को तंग करते थे। तो और फिर इसी दौरान क्या होता है कि 1515 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। इसके बाद क्या होता है ना कि इसके बाद 1529 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण वायसराय आता है, पुर्तगाली वायसराय बनके, जिनका नाम है नीनो डी कुन्हा। इसके बीच में भी आते हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनको इतिहास में दर्ज किया जा सके या उनसे प्रश्न पूछने की भी संभावना न के बराबर होती है। अब है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा का शासनकाल है 1529 ईस्वी से 1535 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया ना कि ये जो कोचीन में सैनिक मुख्यालय बनाया था ना, इसको गोवा में शिफ्ट कर दिया। देखिए हमने लिखा है कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया और फिर इसके बाद क्या होता है कि गोवा ही पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बन जाती है। याद रखिएगा। तो गोवा को सरकारी कार्यालय का मुख्यालय किसने बनाया? नीनो डी कुन्हा ने। अब ये क्या करते हैं, एक जो क्रिएटिव काम दूसरा क्या करते हैं कि उस समय तक क्या है कि भारत में जो पुर्तगाली व्यापार था ना, वो पश्चिम तट पर ही था। इन्होंने पूरब की ओर भी इसका विस्तार किया। पूरब तट पे कहाँ ले गया? तो इसको सैन थोमे और हुगली, इन दोनों जगहों पे इन्होंने फैक्ट्रियां स्थापित की, सैन थोमे और हुगली पे। इसी दौरान इन्होंने क्या किया कि 1534 ईस्वी में बेसिन पे अधिकार कर लिया और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक जो ट्विस्ट है वो क्या होता है कि बेसिन पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन बेसिन पर अधिकार के समय क्या होता है कि गुजरात के शासक जो थे बहादुर शाह थे, उनसे संधि होता है। लेकिन फिर संधि होते होते क्या होता है कि एक दीवार खड़ा करने के मामले में विवाद हो जाता है और फिर वो संधि टूट जाता है और युद्ध होने लगता है और उसी युद्ध में बहादुर शाह समुद्र में गिर के मर जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इनका भी शासनकाल 35 में समाप्त हो जाता है और इस तरह से धीरे धीरे भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम लंबा वीडियो बना नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे फोन में स्टोरेज का प्रॉब्लम है दोस्तों, नहीं तो हम इसको और लंबा खींच सकते थे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पुर्तगाली शासन के क्या परिणाम हुए और किसके कारण क्यों पुर्तगाली शासन फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।